यानी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में जो कि मिग-29 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना का मिग-29 फाइटर एयरक्राफ्ट बाड़मेर में क्रैश हो गया है और ये एयरक्राफ्ट ऐसे समय पर क्रैश हुआ है जब ये उत्तरला एयरबेस से एक ट्रेनिंग मिशन में उड़ान भर रहा था और तभी ये एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। गनीमत ये रही है कि पायलट सक्सेसफुली इजेक्ट करने में सक्षम रहे हैं और अभी इस मामले की जाँच पड़ताल चल रही है। कोई भी स्पष्टीकरण अभी तक सामने नहीं आया है। ये क्रैश ऐसे समय पर हुआ है जब भारतीय वायुसेना सेकंड लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम को हरी झंडी दे चुकी है और मिग-29 फाइटर एयरक्राफ्ट को अपग्रेड किया जा रहा है। गौर करने वाली बात ये है कि इन्हें ड्रैगन स्लेयर के नाम से जाना जाता है और इस समय भारतीय वायुसेना ने इन्हें लद्दाख में भी डिप्लॉय कर रखा है और जब से चीन के साथ गतिरोध बढ़ा था तब से ये सुर्खियों में थे। अब अगर हम लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम की बात करें और लद्दाख में इनके डिप्लॉयमेंट की बात करें, आपको याद होगा वर्ष 2020 में जब भारत और चीन के बीच में तनाव चरम पर था तो मिग-29 यूपीजी लगातार लद्दाख में जो शॉर्टीज हैं उनको परफॉर्म कर रहे थे। जी हाँ, लेह एयरबेस से लगातार ये उड़ान भर रहे थे और लद्दाख का जो पूरा एरिया था उसको ये कवर कर रहे थे। और ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट है ये हाई एल्टीट्यूड्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है और मिग-29 इसीलिए जाने भी जाते हैं। एक तरफ जहां दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट इतनी ऊंचाई पे स्ट्रगल करते हैं तो वहीं मिग-29 यूपीजी काफ़ी आराम से इन हाइट्स पे वहां पर शॉर्टी परफॉर्म करता है और जो भी मिशन होते हैं उनको पूरा भी करता है। उसके पीछे का कारण ये है कि इतने हाई एल्टीट्यूड पे जो एयर डेंसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है, जिसके चलते जो फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन हैं इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ये उतना अच्छा पावर जनरेट नहीं कर पाते, जिसका मतलब ये है कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट में पेलोड है हमें उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम चीन के J-11 की बात करें या भारत के खुद के सुखोई 30 MKI की बात करें तो वो भी इस फेनोमेना से अछूते नहीं हैं। वो भी इसी समस्या के चलते काफ़ी कम पेलोड के साथ, यानी उनकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से थोड़ा लो पेलोड के साथ वो उड़ान भरते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना के राफेल फाइटर जेट्स और मिग-29 यूपीजी इस तरह के मौसम में और इस ऊंचाई पे भी काफ़ी आराम से ऑपरेट कर पाते हैं और यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स आज भी इन एयरक्राफ्ट पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा दिखाती है। चीन के J-11 की बात करें तो उसका जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो 1 का है और वो इस प्रकार के कंडीशन में काफ़ी एक्सट्रीम चैलेंजेस को फेस करता है। वहीं इंडियन मिग-29 यूपीजी का जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है ये 1.11 का है और जो लोअर थ्रस्ट टू वेट रेशियो है J-11 का वो उसको वेपन कैरी करने की जो कैपेबिलिटी है उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मजबूर करता है, यानी वो एयरक्राफ्ट फुल पोटेंशियल में अपने जो वेपन्स हैं उनको कैरी करने में असमर्थ हैं। और ये जो चैलेंजेस हैं ये डॉग फाइट में और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि जब एयर टू एयर मिसाइल को डॉज करना होता है तो फाइटर जेट को एग्रेसिव मनोवर परफॉर्म करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा दूभर हो जाती हैं। अगर हम मिग-29 के RD-33 इंजन की बात करें तो ये अपने इंस्टेंटेनियस पावर जनरेशन के लिए जाने जाते हैं, जो कि इस प्रकार के चैलेंजेस से निकलने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम सीरीज 3 RD-33 इंजन की बात करें तो इन्होंने भारत के मिग-29 की फ्लीट को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर दिया है और ये जो इंजन है अगले 10 वर्षों तक इसी प्रकार सर्विस देते रहेंगे। इन इंजन्स के आने के बाद जो मिग-29 की कैपेबिलिटी है वो कुछ इस प्रकार से बढ़ी है कि इसका जो वेपन पेलोड है इसको 4500 किलोग्राम तक इंक्रीज किया गया है और ये अपने 7-8 पॉइंट्स में इन वेपन्स को कैरी कर सकता है। वहीं इसकी जो रेंज है उसको भी काफ़ी इम्प्रूव किया गया है, यानी इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 40% तक बढ़ चुकी है और अब ये अपने इंटरनल फ्यूल की सहायता से जो मिशन है उनको 2100 किलोमीटर की दूरी तक परफॉर्म कर सकता है। और इसके अलावा इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए जो रिट्रैक्टेबल प्रोब हैं उनको भी इंस्टॉल किया गया है। रही बात इंजन की तो इन इंजन को लाइसेंस के अंतर्गत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की कोरापुट डिवीजन के द्वारा बनाया भी जाता है और अपग्रेड भी किया जाता है। और चीन के साथ जब विवाद चल रहा था तो वहां पर जो मिग-29 की परफॉर्मेंस थी उस परफॉर्मेंस के चलते ही इनको एक नया बैज मिला है जिसे हम कहते हैं ड्रैगन स्लेयर्स। तो अब आप समझ चुके होंगे कि मिग-29 यूपीजी हमारे लिए क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आइए बात कर लेते हैं मिग-29 के स्क्वाड्रन्स और इनको दिए जाने वाले अपग्रेड्स के बारे में। इस समय भारतीय वायुसेना में मिग-29 की 3 स्क्वाड्रन्स ऑपरेशनल हैं। पहली है स्क्वाड्रन 28, दूसरी है स्क्वाड्रन 47 और तीसरी है स्क्वाड्रन 223 और इन्हीं में जो मिग-29 यूपीजी फाइटर जेट्स हैं वो ऑपरेट किए जा रहे हैं। इनिशियल 6 मिग-29 को रशिया में अपग्रेड किया गया था और बाकी के जो मिग-29 हैं इन्हें भारत में ही 11 बेस रिपेयर डिपो में अपग्रेड किया जा रहा है और अब तक भारत ने तकरीबन 50 से ज़्यादा मिग-29 को अपग्रेड कर रखा है और इसके अलावा इनमें और भी ज़रूरी जो बदलाव हैं ये भारत की तरफ से किए जा रहे हैं। अपग्रेड की कॉस्ट की बात करें तो प्रत्येक मिग-29 को अपग्रेड करने में $15 मिलियन का जो खर्च है वो आ रहा है और इंडियन एयरफोर्स की स्टेटमेंट की बात माने
तो अपग्रेड के बाद जो MiG-29 UPG की कैपेबिलिटी है ये F-16 ब्लॉक 70 के समकक्ष हो चुकी है, यानी कैपेबिलिटी के मामले में ये F-16 ब्लॉक 70 के पास पहुंच चुके हैं। MiG-29 में एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट जिसे हम D-29 के नाम से जानते हैं उससे इसको इक्विप किया गया है। D-29 को स्वदेशी तौर पर भारत में ही डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट यानी डेयर के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि DRDO की एक लैब है और इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। D-29 की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जिसमें रेडार वार्निंग रिसीवर, EACM, ESM फंक्शंस हैं और इसके अलावा ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक्टिव फेज एरे को भी यूटिलाइज करता है, जिसका इस्तेमाल जो मल्टीपल थ्रेट रेडार्स हैं इनके सेलेक्टिवली जैमिंग में किया जाता है। D-29 एक सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर के तौर पर भी सर्व करता है, जिससे कि इस एयरक्राफ्ट की जो ओवरऑल सर्वाइबिलिटी है वो काफ़ी बूस्ट होती है और जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और जो मिशन इफेक्टिवनेस है वो भी काफ़ी इंक्रीज होती है। D-29 सिस्टम बेसिकली जो RF सोर्स का इंफॉर्मेशन है, RF सोर्स की जो पोजीशन है इसको देता है, यूकेले इसको डिटेक्ट करके सिस्टम तक पहुंचाता है इसकी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ये एक एप्रोप्रिएट DFRM बेस्ड जैमिंग टेक्निक जो कि 6 से लेकर के 18 गीगाहर्ट्ज के बीच की होती है उसको अप्लाई करता है। अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो इसमें यूनिफाइड रिसीवर एक्साइटेड प्रोसेसर, सॉलिड स्टेट ट्रांसिट रिसीव यूनिट और एक्टिव एरे यूनिट और एक कूलिंग सिस्टम को यहाँ पर कंसिस्ट करता है, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा कैपेबल बना देते हैं। अब अगर हम MiG-29 UPG के रेडार की बात करें, MiG-29 UPG अपग्रेड में एक अहम जो अपग्रेड मिला है वो इसके रेडार को मिला है, जहां पर इसमें ज़्यूक एमी रेडार इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यूक एमी रेडार काफ़ी एडवांस फीचर्स के साथ में आता है, जैसे कि इसमें एडवांस एयर टू सरफेस फंक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि मैपिंग और टेरेन फॉलोइंग। और ये जो रेडार है ये एक इम्प्रूव सिग्नल प्रोसेसिंग को फीचर करता है। इसके डिटेक्शन रेंज की बात करें तो 5 मीटर स्क्वायर RCS वाले जो टारगेट हैं उसके लिए इसकी जो डिटेक्शन रेंज है वो 120 किलोमीटर्स की है। ये एक बार में 10 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और एयर टू एयर मोड में 4 टारगेट को अटैक भी कर सकता है। अगर हम एयर टू सरफेस मोड की बात करें तो ये रेडार एक टैंक को 25 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर सकता है, एक ब्रिज को 120 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर सकता है, वहीं एक नेवल डिस्ट्रॉयर को ये 300 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर सकता है और एक बार में ये 2 सरफेस टारगेट को ट्रैक कर सकता है। और सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि इस रेडार के आने के बाद MiG-29 UPG की जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो काफ़ी एक्सेप्शनल हो चुकी है। MiG-29 UPG के आर्मामेंट्स की बात करें तो इसमें तो आपको पता ही है कि जो रशियन वेपन्स हैं जैसे कि R-77, R-74 जैसे मिसाइल्स जो कि एयर टू एयर स्ट्राइक में काम आती हैं वो इस्तेमाल करी जाती हैं। इसके अलावा इसमें KH-35 जो कि ऑल वेदर सबसोनिक मिसाइल है वो इस्तेमाल करी जाती है और आने वाले समय में इसमें आपको अस्त्र मिसाइल देखने को मिलेगी जो कि भारत में विकसित करी गई हैं। इन्हें ब्रह्मोस NG से इक्विप किया जाएगा और भी भारत के जो दूसरे वेपन सिस्टम्स हैं उनसे इनको इक्विप किया जाएगा, जिसकी बदौलत इनकी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर अब आप समझ चुके होंगे कि MiG-29 UPG हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और भी इसमें कई सारे माइनर अपग्रेड्स किए गए हैं, जैसे कि इसके जो सेंसर्स हैं उसकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ किया गया है, इसमें नया वेपन कंट्रोल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, नए एवियोनिक्स इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं, इसके जो लेज़र गाइडेड PGM कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस किया गया है और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें शामिल करी गई हैं और इनके बाद ओवरऑल इनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स इन पर काफ़ी ज़्यादा जो विश्वास है वो दिखा रही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।